हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप का जो लास्ट सेशन जो हुआ था दैट वाज ऑन चार्ट वाइज रिवीजन ऑफ चार्ट पार्टनरशिप। उससे आप लोगों को फायदा हुआ, ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड यही प्रोसेस मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ विद अदर चैप्टर्स। जितना हो सके जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए ये सब चीजें अपलोड करते जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम कमिंग अप विद द चार्ट ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, यस। सो दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास, डोंट वेस्ट एनी टाइम, स्ट्रेट अवे लेट्स ज़ूम इन टू द चार्ट ऑफ कंसाइनमेंट। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आ गए हैं विद द नेक्स्ट चार्ट एंड दैट इज ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। कंसाइनमेंट में कुछ कैलकुलेशंस हमें अक्सर परेशान करते हैं। डोंट वरी, आई विल बी डीलिंग विद ऑल दोस कैलकुलेशंस। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं विथ, अगेन जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा आपको भी, राइट। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टू सम जर्नल एंट्रीज क्विकली। दोस्तों, मैंने यहां पर देखा है कि आप लोग अक्सर कुछ फॉर्मूलेस पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हो और उनको मगअप करने जाते हो। आप यहां पर सिचुएशन को याद रखने की कोशिश करोगे और उसकी मदद से अगर कैलकुलेशंस या जर्नल एंट्रीज को याद रखोगे तो ज्यादा इजी होगा। तो मैंने यहां पे यही कोशिश किया है इस चार्ट के फॉर्म में। दोस्तों देखिए, यहां पे कंसाइनर भाई साहब है हमारे। हु इज द कंसाइनर? कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, द ओनर ऑफ द बिजनेस हु वांट्स टू एक्सपांड हिज बिजनेस, जो चाहता है कि उसका बिजनेस दूसरी जगह पर भी चले। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही डजंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट देयर, या ही डजंट हैव इनफ टाइम टू गो देयर। तो ऐसा सिचुएशन में हमें कंसाइनमेंट बिजनेस काम में आता है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या होता है? कंसाइनी हु इज ऑलरेडी रिसाइडिंग इन सम अदर प्लेस एंड मे बी ही इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन दैट प्लेस। तो हम हमारे सामान, हम मतलब कंसाइनर, हमारा सामान कंसाइनी के पास भेजेंगे। वी विल जस्ट सेंड। टू कंसाइन मींस टू सेंड। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसे भेजूंगा कि भाई साहब आपके पास ये सामान रख दो, और आप जो बिजनेस कर रहे हो वो तो करो ही, साथ ही साथ हमारे सामान भी भेज दो। ठीक है, वो भाई साहब कहेंगे कि मैं क्यों बेचूं, मतलब कमीशन के लिए, हम आपको कमीशन देंगे। आप सेल कर दो बस, हम आपको जितना भी आपने सेल किया उस पर कमीशन देंगे। सो किसका बिजनेस है ये? द बिजनेस मेनली इज ऑफ द कंसाइनर। हु इज कंसाइनी? ही इज जस्ट एन एजेंट। कंसाइनी इज जस्ट एन एजेंट, एक सेलिंग एजेंट की तरह है जो काम कर रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए। ठीक है, ओके। नाउ तो पॉइंट इज कि कंसाइनी यहां पर हो सकता है कुछ खर्चे भी लगे उसे, लेकिन बात को याद रखना, ये बिजनेस उसका है नहीं। बिजनेस किसका है? कंसाइनर का। तो अगर वो खर्चे कर भी रहा है, अगर उसके जेब में कुछ पैसे आ भी रहे हैं, तो भैया उसके जेब में जो भी पैसे आए या जो भी पैसे गए, सब कुछ ही इज डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनी एक ही चीज के बारे में दिल से दिलचस्पी रखता है, एंड व्हाट इज दैट? कमीशन, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तो देखते हैं भैया। कंसाइनर इज द ओनर हु विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। ही विल रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। और वहीं पे अगर मैं कंसाइनी की बात करूं, ही इज जस्ट एन एजेंट एंड ही विल रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर एंड ऑफ कमीशन। ठीक है, तो भाई साहब ये कमीशन की एंट्री करेंगे और उसके अलावा सिर्फ कंसाइनर के बिहाफ पे जो भी पैसा लिया या जो भी पैसा दिया, बस इसी की एंट्री करेंगे और किसी चीज में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहली बात, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो हम सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास गुड्स गए, राइट। सो जब ये भेजता है तो ये साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट रखता है साथ में। डॉक्यूमेंटेशन हमारे देश में स्पेशली रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो एज अ रिजल्ट द डॉक्यूमेंट दैट विल बी सेंट इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। दिस इज नॉट एन इनवॉइस, दिस इज जस्ट अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस which contains the details of कितने यूनिट्स भेजे, कौन सा गुड्स भेजा। अगर एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स है तो फिर उनकी डिटेल, है ना, क्वांटिटी क्या है। कभी कभी हम लोग ये भी बता देते कि क्या दाम में आपको बेचना है ना, तो वो प्राइस भी स्पेसिफाई करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे डिटेल्स लिख के वी विल सेंड इट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जीएसओसी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जर्नल एंट्री कंसाइनर। देखिए, इमेज से पहचानने की कोशिश कीजिए। मैंने हर जर्नल एंट्री के बाजू में एक इमेज डाल के रखा हुआ है। ये इमेज किसका है? कंसाइनर का। और ये इमेज किसका है? ये है कंसाइनी का। ठीक है, तो हम यहां पे ये कौन एंट्री पास कर रहा है? कंसाइनर। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर। यहां पर ये हर नॉमिनल अकाउंट के लिए एक एक अकाउंट नहीं बनाएंगे, रादर ही विल मेक अ कॉमन अकाउंट कॉल्ड एज अ कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारे नॉमिनल अकाउंट्स आ जाएंगे, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो।
ठीक है। सो कंसाइनमेंट से रिलेटेड किसी एक्सपेंस के लिए या कंसाइनमेंट से रिलेटेड किसी इनकम के लिए हम कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाने वाले, हम मतलब कंसाइनर, राइट। तो यहां पर हम लोग सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स कहां लिखेंगे, इन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो, तो एंट्री क्या होगा, हमने गुड्स भेजा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू GSOC, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। और ध्यान से देखना, ईयर एंड में, एक पीरियड के एंड में हम लोग इस GSOC अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो एट द ईयर एंड GSOC अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यस, इसका कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री, भैया हमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद भैया सिर्फ गुड्स भेजने से काम नहीं होता, कुछ और भी बातें होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारे गोडाउन में जो सामान रखा था हमने यही सामान कंसाइनमेंट के लिए भेज दिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कंसाइनमेंट के लिए हम लोगों ने अलग से गुड्स खरीदे, पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ हुआ देन इन दैट केस गुड्स परचेज बाय द कंसाइन फॉर कंसाइनमेंट बाय द कंसाइनर डायरेक्टली, तो फिर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे बिल्कुल, और कैश या बैंक या सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहां कोई परचेज अकाउंट अलग से नहीं बनेगा, सीधा डेबिट कहां चला जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है। यस, इसके लिए भी भाई साहब कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा जब गुड्स भेजते हैं तो गुड्स भेजते वक्त कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं भाई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ता है, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फिर लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, कभी कभी इंश्योरेंस करवाते हैं उसका खर्चा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं इन सब के लिए व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट कंसाइनर विल पास, ही विल डेबिट कंसाइनमेंट, सारे खर्चे कंसाइनमेंट को डेबिट, ठीक है, कंसाइनमेंट को डेबिट, और कैश या बैंक या सप्लायर जो भी है, मतलब जो भी अगर उधार में है तो पेएबल है तो जो भी सप्लायर है या जो भी बंदा है उसके अकाउंट को क्रेडिट। वहां पे सप्लायर नहीं आना चाहिए एक्चुअली, क्या लिखना चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जिसको भी देना है, नॉर्मली स्पीकिंग ऐसा आता नहीं है, उधार में होता नहीं है, ये कैश या बैंक में ही हो जाता है, ठीक है। चलिए, और उसका भी कंसाइनी भाई साहब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, मैं क्या करूं, मेरे काम का ही नहीं है ना, मेरा बिजनेस ही नहीं, मैं क्या को एंट्री पास करूं, ठीक है, डन। ये सब चीजें यहां तक हो गए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब गुड्स भेजे जा रहे हैं तो सब कुछ कंसाइनर कर रहा है, कंसाइनी कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद पहली बार कंसाइनी अगर कुछ करे तो एक ही काम हो सकता है कि जब कंसाइनर उसके पास इतने महंगे महंगे सामान बेच रहा है तो वो थोड़ा सा तो डरेगा ना, ये भाई साहब तू भाग गया तो मेरे को पैसे मैंने देने रहे बाबा। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में स्पेशली जब कंसाइनर का पोजीशन अच्छा हो तो वो लोग कभी कभी एडवांस मांगते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एडवांस मिला, कंसाइनी की तरफ से हमें कुछ एडवांस मिला है, तो भैया ये पैसा किसने दिया है, कंसाइनी ने दिया है। किसको दिया है, कंसाइनर को दिया है, तो इसका कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट या बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट एज द केस में बी। और ये किसको डेबिट करेगा, नर को, आई मीन कंसाइनर को, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कंसाइनर की बात करूं तो इसके पास पैसे आए या बैंक बैलेंस बढ़ा या बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है तो ये तीनों में से कोई एक डेबिट टू कंसाइनी, ठीक है, फॉर एडवांस। दिस इज द जर्नल एंट्री दैट विल बी पास्ड इन बोथ ऑफ देम्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस बार कंसाइनी भी एंट्री पास करेगा क्योंकि उसके जेब से पैसे जा रहे हैं, करेक्ट, ओके। प्लीज नोट वन थिंग, अगर आगे चल के फाइनल सेटलमेंट जो जब होता है तब भी यही एंट्री पास होगा, बस वो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं आएगा, आगे चल के भी यही सेम एंट्री पास किया जाएगा एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट के वक्त हमें देखना होगा कि अल्टीमेटली कितना दिया लिया सब कुछ, अल्टीमेटली नेट ऑफ कितना बाकी है, उतने से ये एंट्री पास किया जाएगा, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद हम लोग अगर एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी टू ब्रिंग द गुड्स टू हिज प्लेस, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी टू ब्रिंग द गुड्स टू हिज प्लेस, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कंसाइनी के पास सामान पहुंचे और सामान पहुंचने के बाद उसे उसके दुकान में या उसके गोडाउन में ले जाने के लिए भी कुछ खर्चा लग रहा है। कई बार नहीं होता है कि कई बार हम लोग नाके के बाहर में सामान रिसीव करते हैं, उसके बाद अपने पास लेके आते हैं, तो ऐसे भी कभी कभी खर्चे इंकर हो सकते हैं। खर्चों के अलग अलग नेचर होते हैं, इन सबको अलग अलग हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर कंसाइनी ने खर्चे किए हैं, किसके बिहाफ में, कंसाइनर के बिहाफ में। और ये कौन सा नेचर का खर्चा है, टू ब्रिंग द गुड्स टू हिज फैक्ट्री, या तो उसके शॉप या तो उसके गोडाउन, ठीक है। एंट्री क्या करेगा, एंट्री ये करेगा, नर को डेबिट करेगा, कंसाइनर को डेबिट करेगा, उसके बिहाफ में कर रहा है भाई। अगर मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं तो ये मेरे पैसे नहीं है, ये उसके बिहाफ में दे रहा हूं, तो उससे मेरे को पैसे लेने हैं, इट इज रिकवरेबल फ्रॉम द कंसाइनर, इसलिए हर बार ही विल डेबिट कंसाइनर, दिस मनी इज रिकवरेबल फ्रॉम द कंसाइनर, ठीक है। और जेब से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश योर बैंक, ठीक है, ओके। तो ये जेब से पैसे गए लेकिन रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनर, दिस इज व्हाट ही इज शोइंग। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज
दिस इज समथिंग दैट इज टू बी काउंटेड एज नॉन रिकरिंग. ठीक है, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है. ओके, यस. अब व्हाट कंसाइनर विल डू, कंसाइनर भैया खर्चे को डेबिट कर देगा, यानी कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, चाहे मेरे जेब से जाए चाहे कंसाइनी के जेब से जाए. बिजनेस के लिए, धंधे के लिए खर्चा हुआ है तो फिर एज अ रिजल्ट हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देना है. लेकिन जब खर्चे मेरे जेब से होते हैं तो मैं कंसाइनमेंट को डेबिट करके कैश या बैंक को क्रेडिट करूंगा. जब खर्चा कंसाइनी की जेब से होता है तो मैं कंसाइनमेंट को ही डेबिट करके कंसाइनी को क्रेडिट करूंगा. आई विल शो इट एज पेबल बैक टू द कंसाइनी. ठीक है, डन. ये हो गया. अब दोस्तों नॉन रिकरिंग नाम जो है यहां नजर आया. नॉन रिकरिंग नाम जो है ये इधर भी कहीं तो भी नजर आया था जब कंसाइनर खर्चा कर रहा था. बराबर. दोस्तों यहां पर सिर्फ एक बात को ध्यान रखना, लॉजिकली याद रखो, इजी रहेगा. लॉजिकली कैसे याद रखोगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ नाम फेमस हुआ है. ठीक है, एज सच रिकरिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग जो वन टाइम होता है. ठीक है, तो इस तरह से ये पॉपुलर जरूर हो गया है, लेकिन इससे इजी वे है मेरे हिसाब से. इससे इजी वे है क्या है भैया? आपको कैलकुलेट करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द गुड्स. हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय इट? आप लोग जब डेप्रिसिएशन या ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स जब पढ़ते थे तो आपने देखा था कि जब मैं असेट खरीद रहा हूं तो असेट खरीदते वक्त अगर मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे या ऐसा कुछ भी चार्जेस लगा तो ये सब चीजें उस असेट के हिस्टोरिकल कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं. बराबर. मैंने अगर असेट खरीदा 1 लाख का और 20,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा तो फिर असेट मानता हूं मैं 1,20,000 का. ऐसे ही कुछ करता हूं मैं. बराबर. तो भाई यहां पर भी वही कर रहे हैं हम लोग. यहां कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है गुड्स. अब कंसाइनी के जो भी दुकान है, गोडाउन है, जो भी है, जहां पर भी वो सामान लेके आ रहा है, वहां पहुंचने तक, वहां पहली बार पहुंचने तक जितने भी खर्चे लगे, ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इन्हीं को हम कहते हैं एज द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. सो दोस्तों ध्यान से, जब कंसाइनर गुड्स भेज रहा है, जो भी खर्चे लगे नॉन रिकरिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा. अब कंसाइनी ने उस गुड्स को लिया, अपने दुकान तक लेके आया, नॉन रिकरिंग, दिस विल बी पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. लेकिन एक बार वो दुकान में पहुंच गए, उसके बाद के जो भी खर्चे हैं, इसी को हम कहते हैं रिकरिंग. ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा हो ही नहीं सकता. करेक्ट. चलो ठीक है भैया, तो यहां पर मैंने नॉन रिकरिंग कह दिया. आगे चल के फिर से खर्चे आ रहे हैं. फिर से खर्चे, क्या खर्चे? एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनी आफ्टर द गुड्स रीच्ड हिज प्लेस. उसकी दुकान में, उसके गोडाउन में पहुंच जाने के बाद के खर्चे, जिनमें हम देखते हैं गोडाउन रेंट या उनके स्टाफ के सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. तो ये सब चीजों को ही हम कहते हैं रिकरिंग. तो ये चीजें हमारे कैलकुलेशंस में, हमारे वैल्यूएशंस में कंसिडर नहीं किए जाते क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है. ठीक है, लेकिन एंट्री सेम होगा. देखो ध्यान से, एंट्री क्या है भैया? कंसाइनर को डेबिट, कैश बैंक को क्रेडिट. अरे भाई पहले करे या बाद में करे, एंट्री वाइज तो सेम ही होगा ने. कैश बैंक हमारा जा रहा है और ये कंसाइनर से वापस लेने, तो कंसाइनर डेबिट टू कैश बैंक. ठीक है. और यहीं पे अगर कंसाइनर की बात करें तो कंसाइनर बिल्कुल सेम एंट्री पास करेंगे, है ना. तो ये कंसाइनमेंट को डेबिट करके कंसाइनी को क्रेडिट कर रहे थे, अभी फिर से कंसाइनमेंट को डेबिट करके कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे. भैया है तो खर्चा ही ना, तो ये बिल्कुल वही करने वाले हैं. ठीक है, डन. उसके बाद सेल. अब कंसाइनी ने बिजनेस शुरू कर दिया, उसके पास सामान आ गया, अब वो बेचना शुरू कर दिया, तो उसने सेल किया, गुड्स सोल्ड. जैसे ही सेल किया तो ये क्या एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट. आज के केस में भी अगर कैश बैंक में सेल किया है तो फिर कैश बैंक डेबिट, और अगर उधार में सेल किया है तो फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट. ठीक है. टू कंसाइनर ये इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये इसका सेल नहीं है. ठीक है, तो ये जो पैसे हमारे जेब में आए हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर आए हैं. जैसे खर्चे हम ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कर रहे थे, वैसे रिसीव भी हम ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर ही कर रहे हैं. सो आई विल शो इट, आई विल रिकॉग्नाइज इट एज मनी पेबल टू द कंसाइनर. इसलिए मैंने कंसाइनर को क्या किया? क्रेडिट किया. ठीक है. व्हाट अबाउट द कंसाइनर? कंसाइनर कहेगा मेरा सेल हुआ, बल्ले बल्ले, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड हिज इनकम, राइट. लेकिन ये पैसे मेरे जेब में नहीं आए. ये पैसे अगर आए भी है तो किसके जेब में आए? कंसाइनी के जेब में. ठीक है. उधार भी है तो अल्टीमेटली मुझे किससे पैसे लेने हैं? कंसाइनी से लेने हैं. बराबर. तो चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे बैंक ट्रांजैक्शन हो, चाहे उधार वाला ट्रांजैक्शन हो, इसका डेटर से कोई लेना देना है ही नहीं. इसको किससे पैसे लेने हैं? कंसाइनी से लेने हैं. इसलिए कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा. ठीक है, डन. उसके बाद डेटर्स की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे अगर मैं डेटर्स की बात कर रहा हूं, तो भाई साहब डेटर से जो लेन देन हो रहा है, जो पहचान हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो कंसाइनी की हो रही है, कंसाइनर की कुछ नहीं हो रही है. तो कंसाइनर यहां पे कोई लेना देना ही नहीं है उसका. तो डेटर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं यहां पे मेनली इन्वॉल्व होता है कंसाइनी. ठीक है. तो सबसे पहली बात, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. पैसे मिले
तो भाई साहब डेटर्स का अकाउंट बनाया सिर्फ कंसाइनी ने था, कंसाइनर ने तो बनाया नहीं था डेटर्स का अकाउंट। देख लो यहाँ पे इसने डेटर्स का अकाउंट ही नहीं बनाया था, इसलिए फॉर कलेक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन 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 अगर मैं कंसाइनी की बात करूं तो ये बिल्कुल कहेंगे, ये कहेंगे ना डेटर से पैसे मिले, तो सेम एंट्री जो हम लोग हमेशा डेटर से पैसे मिलने के लिए करते हैं, यानी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, ये एंट्री कौन पास करेगा? सिर्फ कंसाइनी, कंसाइनर के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, ओके। बैड डेट्स हुआ तो, अगर बैड डेट्स हो गया तो बैड डेट्स इज अ लॉस, बराबर। ये लॉस को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? डेटर्स से पैसे नहीं मिले, डेटर्स अकाउंट को राइट ऑफ करने का है, बराबर। ध्यान देना, ये मैं बैड डेट्स को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं डेटर्स को राइट ऑफ कर रहा हूं। तो मैं डेटर्स को राइट ऑफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, अच्छा। ये चीज का भी, सिंस ये राइटिंग ऑफ डेटर्स है, सिंस कंसाइनर इज नॉट मेंटेनिंग एनी डेटर्स अकाउंट, इसलिए उसके बुक्स में फिर से नो एंट्री फिलहाल। बट व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग बैड डेट्स इज अ लॉस। जब मैं लॉस को क्लोज करूंगा तब क्या करूंगा? तो डिपेंड करता है, हमें देखना होगा कि क्या डेल क्रेडिट कमीशन मिला है कि नहीं मिला है ना। देखो बात को समझो, डेल क्रेडिट कमीशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन मेनली। कौन से 3 तरह के कमीशन है? ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन प्लेन एजेंसी के लिए हम लोग देते हैं। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, कंसाइनर यहां बैठा हुआ है, कंसाइन उसके वहां पे उधार में बेचे जा रहा है। अब वो उधार में बेच के कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई साहब यहां बिजनेस तो कंसाइनर का है। कंसाइनी कहेगा कि तू देखते बैठ, कुछ भी लॉस हुआ तो मेरे को क्या, तू देखते बैठ, तेरा नुकसान होता है होने दे। तो भाई साहब इसमें नुकसान तो हमारा हो सकता है ना, प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग अक्सर उसको थोड़ा पैसे दे देते हैं। रख ले भाई, एक काम कर, तू डेल क्रेडिट कमीशन भी रख ले, तेरा ऑर्डिनरी कमीशन भी रख, ये एक्स्ट्रा कमीशन रख, लेकिन सारे रिकवरीज बराबर करके दे भाई, रिकवरीज की जिम्मेदारी तेरी होगी। ठीक है, सो इफ यू गिव डेल क्रेडिट कमीशन, देन इन दैट केस रिकवरीज की जिम्मेदारी गेट्स ट्रांसफर्ड टू द कंसाइनी, एंड हेंस अगर अब कुछ बैड डेट्स हुआ, ही विल बेयर इट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो कंसाइनी बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, लॉस हुआ तो हुआ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। अगर हमने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया, हु विल बेयर द लॉस? कंसाइनर। लेकिन अगर मैंने डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया, हु विल बेयर द लॉस? कंसाइनी। ठीक है, चलो तो क्लोजिंग बैड डेट्स क्या लिखा है? इफ नो डेल क्रेडिट कमीशन, अगर मैंने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है तो ये बोल देगा कि भाई साहब वो बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहा है, डेबिट किया था ना, क्रेडिट करेगा और ट्रांसफर कर देगा कंसाइनर को। अब मेरे को क्या लेना देना भाई, तेरा बिजनेस है, तू देखते बैठ। ठीक है, ये सीधा कंसाइनर को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, बट कंसाइनर विल हैव टू रिकॉग्नाइज दिस। वो वहां पे थोड़ा सा हट गया है, छुप गया है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा है? ये इज रिकॉग्नाइजिंग हिज लॉस। ठीक है, तो ये लॉस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कंसाइनमेंट को ही डेबिट करेंगे और कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे। अब वो पैसे नहीं मिलने वाले उससे। ठीक है, लेकिन अगर हमने डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया है तो कंसाइनर करेगा नो एंट्री, अब तेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों देखूं। ठीक है, हाँ, लेकिन कंसाइनी इसको पास करना पड़ेगा एंट्री, और ये बैड डेट्स को राइट ऑफ तो करेगा, लेकिन ये जो राइट ऑफ कर रहा है, देखो भाई साहब ये कमीशन कमा रहा है और बैड डेट्स का नुकसान भी बेयर कर रहा है ना। तो भाई साहब मैंने अगर 100 रुपए का कमीशन कमाया और 20 रुपए का अगर मैंने बैड डेट्स का नुकसान बेयर किया, यानी अल्टीमेटली तो मैंने 80 कमाया ना। तो वही किया जा रहा है, वो बैड डेट्स को क्लोज कहां किया जाएगा? बाय ट्रांसफरिंग इट टू हिज कमीशन अकाउंट। वो अपने कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ये उसके लिए कमीशन इनकम है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। ये उसके लिए कमीशन, किसके लिए? कमीशन, कंसाइनी के लिए कमीशन इज हिज इनकम, राइट। इनकम मतलब वो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेगा, लेकिन अगर ये बैड डेट्स अगर बेयर उसने किया तो यही बैड डेट्स वो अपने ही कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट कमीशन सर? चाहे ऑर्डिनरी कमीशन हो, चाहे डेल क्रेडिट कमीशन हो, चाहे ओवरराइडिंग कमीशन हो, सारे कमीशन का जर्नल एंट्री सेम होगा। क्या होगा? कंसाइनमेंट, कंसाइनर के लिए तो भैया खर्चा ही है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी को देना है इसलिए कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। और जहां तक कंसाइनी की बात है, कंसाइनर से पैसे लेने हैं मेरे इनकम के लिए, कौन सा इनकम? कमीशन। तो ये कंसाइनर अकाउंट को करेगा डेबिट और कमीशन अकाउंट को करेगा क्रेडिट, बराबर।
उसके बाद गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी, कंसाइनी बोला वाह 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 मस्त है यार, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं घर पे लेके जाऊंगा, तो ठीक है भाई लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लेके जा, एक एग्रीड प्राइस पे वो लेके जा सकता है। और ऐसे सिचुएशन में कंसाइनी विल ट्रीट दैट एज अ परचेस, उसने खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, मनी विल बी पेबल टू द कंसाइनर, फ्री में नहीं है भैया, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अ कंसाइनर, कंसाइनर विल डेबिट द कंसाइनी, पैसे उससे लेने हैं टू कंसाइनमेंट, ये उसका इनकम है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक सेल मेड टू द कंसाइनी हिमसेल्फ, ठीक है। ओके उसके बाद आखिर में जो स्टॉक बच जाता है, वो स्टॉक के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टॉक किसका है, बिजनेस का है, तो कंसाइनर बोलेगा मेरा बिजनेस ही नहीं है, मैं क्यों कुछ देखूं, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एज फार एज द कंसाइनर इज कंसर्न, वो बिल्कुल एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम लोग रेगुलर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की जगह कंसाइनमेंट स्टॉक और क्रेडिट ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट, वैसे भी हम लोग सब चीज तो कंसाइनमेंट पे ही लिख रहे हैं, बराबर। दीज आर ऑल द जर्नल एंट्रीज, क्विक रिवीजन, आई होप जल्दी जल्दी ये रिवाइज हो गया, ठीक है। यस नाउ वी आर क्विकली कमिंग ओवर टू अदर एरिया, सम मेजर एरिया, सम इंपॉर्टेंट एरियाज। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक चीज छोटा सा डिस्कस कर ले रहा हूं अबाउट अकाउंट सेल्स। व्हाट इज अकाउंट सेल्स, पीरियोडिकली कंसाइनी कंसाइनर को कुछ कुछ चीजें भेजते रहता है, ठीक है, जो भी उसके बिजनेस में अभी तक डीलिंग हुए ये सब चीजें वो उसको भेजते रहता है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अकाउंट सेल्स। अब इसके कंटेंट्स के बारे में कभी कभी थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या रहेगा इसमें, एक तो रहेगा भैया कितना सेल किया, एक दूसरा कितना खर्चा किया मैंने जो मेरे को पैसे लेने उससे, ठीक है, 3 कितना बचा हुआ है अभी भी इन्वेंट्री रखा है यार, देखते हैं आगे चल के, 4 कितना एडवांस दिया है याद रखना, और 5 कितना फाइनल बैलेंस ड्यू है, इतना अभी भी बाकी है दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये 5 चीजें यहां पर लिखे जाएंगे, ठीक है, डन। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूं तो उसके बाद मैं आ रहा हूं लास्ट, ठीक है, दिस इज मेजर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसको अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखो लास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, लास्ट मतलब लॉस, तो लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं, 2 तरह के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं होने वाला है, मैं रोक नहीं सकता, ये होना ही होना है यार, ठीक है, ये होना ही होना है, दैट इज नॉर्मल लॉस। व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट ये तो होना ही, गड़बड़ होना ही है, दैट इज नॉर्मल लॉस। तो एग्जांपल के तौर पे अगर अब हम लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और हमने आधा ही सिलेबस कंप्लीट किया, आधा किया ही नहीं है, तो मैं 100 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। मेरे को तो इतना मालूम है कि मैंने 50% सिलेबस किया हुआ है, तो एज अ रिजल्ट कुछ मार्क्स तो मेरे डिडक्ट होने ही वाले, मेरे को मालूम है, ठीक है, नॉर्मल लॉस, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, अवॉइडेबल, जो टाला जा सकता था फिर भी हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एक एक करके अब उसके मीनिंग की जगह हमें यहां पे उसका वैल्यूएशन पे ध्यान जरा देना है। तो नॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो उसको हम लोग निल करके मानते हैं, उसका वैल्यू 0 माना जाता है, और अगर कभी भी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया रहा तो नॉर्मल लॉस को हम लोग वैल्यू करेंगे एट स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो भी नॉर्मल लॉस हो गया, अब वो लॉस बाकी के गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो उस लॉस को बाकी के गुड यूनिट्स बेयर करेंगे। एक सीधा साधा एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी मदद से जल्दी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। देखो दोस्तों, अगर कभी हम लोग एक छोटा सा ऐसे गली क्रिकेट मैच वगैरह खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर हमें पहले ओवर में अनफॉर्चुनेटली उस बंदे को भेजना पड़ा जो खेलना वेलना कुछ नहीं आता लेकिन बैट उसका है, ठीक है, तो बैट उसका है तो उसको भेजना पड़ेगा। तो गया पहले ओवर में और मस्त कुछ नहीं किया, 1 ओवर हो गया, 1 ओवर तक कुछ नहीं खेला, वापस आ गया, ठीक है, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड, बैट उसका था, भेजना ही था, मालूम था मुझे, और वो कुछ नहीं करने वाला ये भी मुझे मालूम था, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन बाकी के खिलाड़ी इसको लेके पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, बराबर। जैसे अगर 6 ओवर का मैच है तो इसे मालूम है कि भाई साहब ये 1 ओवर सड़ाएगा, वेस्ट करेगा, तो बाकी के हम सबको 5 ओवर में मैनेज करना है, तो जितना भी स्कोर करना है हम मान के चलेंगे कि ये 6 ओवर का मैच है ही नहीं, ये 5 ओवर का है, एंड हेंस द रिक्वायर्ड रन रेट विल इंक्रीज, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी करना है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि अगर 6 ओवर में हमें 30 रन बनाने थे, मान लो ऐसा है ना, तो व्हाट वाज द रिक्वायर्ड रन रेट, 30 डिवाइडेड बाय 6, बराबर, यही रिक्वायर्ड रन रेट था। लेकिन 1 ओवर अगर वेस्ट होने वाला है, दैट इज नॉर्मल, तो मैं क्या करूंगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी द रिक्वायर्ड रन रेट, बराबर। सो व्हाट इज हैपनिंग, नॉर्मल लॉस की वजह से होता यह है कि हमारे बाकी की यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है, बाकी के यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यही इफेक्ट दिखाने के लिए
अकाउंटिंग में जो हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है उसमें हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉर्मल लॉस को सिर्फ क्रेडिट करके रखते हैं बाय द स्क्रैप वैल्यू या तो जीरो. सो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर सिर्फ जीरो या स्क्रैप वैल्यू वहां पे क्रेडिट करके रखा है, यानी बाकी का पूरा कॉस्ट स्टेज इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड हेंस रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है. अब ये लॉजिक को मैंने जल्दी से बताया, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ये वही लोग उस तरह से देखेंगे. जिन्होंने इसका लॉजिक नहीं पढ़ा भूल जाओ, कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है. चलिए तो देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग यूनिट्स विल राइज. अब इसके लिए जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी मदद से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें, ठीक है. तो देखो दोस्तों, यहां पर मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लेके रखा है, ये देखो, आराम से स्टडी करने की कोशिश करेंगे इसे. क्या हो रहा है यहां पर, कंसाइनर भाई साहब ने, कंसाइनी भाई साहब के पास 10,000 यूनिट्स भेजे जो कि 20 रुपीज के थे, ठीक है. 10,000 यूनिट्स भेजे जो कि 20 रुपीज के थे, यानी 2 लाख रुपए के सामान भेजे. लेकिन इसने साथ ही साथ फ्रेट की तरफ 10,000 रुपए का खर्चा किया और इंश्योरेंस की तरफ 15,000 रुपए का खर्चा किया. सो इन टोटल मैं कहूंगा इन गुड्स का फिलहाल के तौर पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना हो गया, 10,000 यूनिट्स जो कि 2,25,000 रुपए के हैं, यानी ये 20 रुपए के नहीं है, 20 रुपए तो प्लेन कॉस्ट है, इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया 22.5. और उसी को अपनी भाषा में अगर आप लोग कहे तो कहेंगे कि प्लेन कॉस्ट इज 2 लाख रुपए, उसमें 25,000 रुपए जो है ये हो गए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, उसे ऐड करके ये कितना हो गया 2,25,000 रुपए, ठीक है. तो एक यूनिट अब कितने का है मेरे लिए 22.5. दिस इज द रेट ऑफ 1 यूनिट अभी, ठीक है. अब हुआ ये कि ये गुड्स मस्त जा रहे थे, जाते 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 रास्ते में ही इन ट्रांजिट लॉस हो गया, ठीक है, कुछ लॉस हो गया. अब ये लॉस जो हुआ ये लॉस इन ट्रांजिट है, लेट अस अज्यूम दैट. और कितना लॉस हुआ, मान लो 10% लॉस हुआ. 10% मतलब 10,000 का 10% कम्स टू 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स लॉस हो गया. और मान लो कि दिस इज अ नॉर्मल लॉस, ठीक है. मतलब हम जानते हैं कि जो भी सामान हम बेचते हैं उसका 10% या ट्रांजिट में लूज होना ही होना है, कुछ नहीं कर सकते. अब सोच के देखो, आप फल भेज रहे हो और ट्रक खुला हुआ है, ठीक है. तो ट्रक खुला हुआ है, फल भेज रहे हो, इधर से उधर जा रहा है, बढ़िया 20-25 किलोमीटर का ट्रैवल है, तो भैया कुछ फल तो गायब होंगे ही ना, मालूम है हमको, है कि नहीं. तो दैट इज नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं कर सकते, वो होना ही होना है, छोड़ो उसको, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट हम देखेंगे कि कितना स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है. क्या अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मानेंगे उसका वैल्यू जीरो, लेकिन अगर मिल रहा है तो स्क्रैप वैल्यू को ही उसका वैल्यू मान दिया जाएगा. तो स्क्रैप वैल्यू मैंने क्या कहा, 9 रुपए प्रति यूनिट. तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा यहां पे, देखिए आप यहां पे सबसे पहले 10,000 यूनिट्स 22.5 के रेट पे 2,25,000 के मान रहे थे, बराबर. अब इसमें से नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट्स गए, इनका वैल्यू हमने क्या माना 9 रुपए, यानी इनका वैल्यू कितना है 9,000. ये माइनस किया तो बचा कितना 2,16,000, बराबर. दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में होता है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2,25,000 आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हो, है ना. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फ्रेट और इंश्योरेंस, ये सब चीजें क्या करते हो आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हो. और नॉर्मल लॉस आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो. और क्रेडिट करते हुए या तो जीरो लिखोगे या तो उसका स्क्रैप वैल्यू लिखोगे. अगर स्क्रैप वैल्यू दिया रहा तो यहां पे स्क्रैप वैल्यू दिया है तो 9,000 विल बी क्रेडिटेड. भैया डेबिट में से क्रेडिट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो बचा क्या है, कहने से कि डेबिट में 2,16,000 बच जाएंगे एंड दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग 9,000 यूनिट्स. तो अब रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 24 बढ़ गया, बराबर. अब जरा ध्यान से देखना ये कैसे बढ़ा, ठीक है. Okay, just a minute. I will just bring my calculator. हाँ जी, चलिए. तो कैलकुलेटर मैंने ला लिया है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो दोस्तों यहां पर 10,000 यूनिट से हर एक का रेट 22.5 था, बराबर. तो ये जो 1,000 यूनिट्स लॉस हुए मेरे, 1,000 यूनिट्स का जो मेरा लॉस हुआ है, कहना है ऐसे कि 1,000 यूनिट्स भी 22.5 के ही होंगे, बराबर. ये जो 1,000 यूनिट्स का मेरा लॉस हुआ है ये भी 22.5 के रेट के ही होंगे, है ना. सारे यूनिट्स 22.5 के थे. तो 1000 इंटू 22.5 कितना होता है, कैलकुलेट करो जरा. कहना है 22,500, बराबर. 22,500 का नुकसान हो गया मेरा, बराबर. अब 22,500 में से कितना रिकवर हो गया, 9,000 रिकवर हो गए स्क्रैप वैल्यू के फॉर्म में, बराबर. यानी मेरा नेट लॉस कितना हो गया, 22,500 माइनस 9,000 कितना है 13,500, बराबर. ये 13,500 का जो नेट लॉस है ये मेरे बाकी यूनिट्स को बेयर करने पड़ेंगे. बाकी यूनिट्स मतलब बाकी यूनिट्स कितने हैं 9,000, ठीक है.
तो 13,500 डिवाइडेड बाय 9,000 करो, ₹1.5 है ना, तो बाकी यूनिट्स को ₹1.5 ज्यादा बेयर करने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, बाकी यूनिट्स पहले ही 22.5 के थे, 22.5 के थे कि नहीं, पहले ही ये 22.5 के थे, ये और ₹1.5 बेयर करेंगे, यानी अब कितना हो गया, कॉस्ट हो गया ₹24। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। हाँ जी, और नॉर्मल लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल लॉस की मैं अकाउंटिंग ही कर रहा हूं स्क्रैप वैल्यू से, ठीक है। तो आप कंसाइनमेंट में क्रेडिट करते हो तो नॉर्मल लॉस में डेबिट करते हो ₹9,000, डबल एंट्री, कंसाइनमेंट में क्रेडिट, नॉर्मल लॉस में डेबिट, ठीक है। और पैसे भी कितने मिल रहे हैं, ₹9,000। तो भाई साहब यहां पे एंट्री क्या हुई, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट ₹9,000 से, और उसके बाद जब पैसे मिलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस ₹9,000। नॉर्मल लॉस अकाउंट विल ऑलवेज टैली, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। फटाफट बताया ये चीज, अगर आप लोगों ने ये चीज पहले पढ़ा होगा तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस की कहानी। अब उसी के बाजू में दिया है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या हो रहा है, इट इज अनएक्सपेक्टेड, अवॉइडेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस ऐसा नहीं होता कि बाकी यूनिट्स बेयर कर लेंगे ना, एबनॉर्मल है भाई, ऐसा थोड़ी ना बेयर कर सकते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस अलग से ही रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और इसको हम लोग हमेशा उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इफ एनी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स इफ एनी, ठीक है। यानी नॉर्मल लॉस अगर रहा तो वो यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या किया जाएगा, जितना भी इसका कीमत है वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है तो उसको मुझे एडजस्ट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैं फिर से आ रहा हूं यहां पे एग्जांपल में, ठीक है, सेम किस्सा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। कंसाइनर ने कंसाइनी को 10,000 यूनिट्स भेजे ₹20 के रेट के, 2 लाख रुपए फ्रेट इनकर किया, 10,000 इंश्योरेंस 15,000, वही चीज 10,000 यूनिट्स टोटल ₹2,25,000 के, यानी एक यूनिट 22.5 का है, ऐसा इसने भेजा है। और ट्रांजिट पे लॉस हुआ, लेकिन इस बार ये हुआ है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो इसको वैल्यू करना पड़ेगा इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। स्क्रैप वैल्यू है ₹9, अभी भी वही स्क्रैप वैल्यू ले रहा हूं, लेकिन हम इसे ₹9 पे वैल्यू नहीं करेंगे, हम इसे वैल्यू करेंगे इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो 10,000 यूनिट्स मेरे पास थे 22.5 के, यानी 2,25,000 बराबर 1000 यूनिट्स का लॉस हुआ, तो ये 1000 यूनिट्स को मैं 22.5 के रेट से ही वैल्यू करूंगा। What is 22.5? हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना भाई साहब, प्लेन कॉस्ट है 20 and what was 22.5? That was the historical cost, बराबर। तो मैं पूरे एबनॉर्मल लॉस, पूरे 1000 यूनिट्स को 22.5 के रेट पे ही वैल्यू करूंगा, यानी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22,500 बराबर। Hence, remaining 9,000 यूनिट्स कितना कॉस्ट बेयर करेंगे, 2,02,500, उनका रेट उतना ही रहेगा। रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट इस बार बढ़ेगा नहीं, रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस की वजह से, यहां पे ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा सर इसका एंट्री होगा, देखो भाई साहब आराम से ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करूंगा, पूरा कॉस्ट 22,500, एबनॉर्मल लॉस को डेबिट और कंसाइनमेंट को क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में इसका पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा, ठीक है, ध्यान से, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा। सर स्क्रैप वैल्यू है ना, ये हाँ है, भाड़ में गया वो सब चीजें, मॉड्यूल भी यहां पर एक जगह पे गलत है, तो प्लीज यहां पे ध्यान देना। कंसाइनमेंट के क्रेडिट में पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा, ठीक है, यस। अब ध्यान से देखना, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करके एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करूंगा। एंट्री वाइज क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो भैया, पहले एबनॉर्मल लॉस को डेबिट और कंसाइनमेंट को क्रेडिट, कितना, पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद मैंने कैश को डेबिट किया और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया, कितने से, जितना पैसा मिला स्क्रैप वैल्यू से, ठीक है। तो यहां पर 9,000 रुपए मिले, तो मेरा नेट लॉस कितना आया, 13,500। ये नेट लॉस पीएनएल में जाएंगे। तो ये बात याद रखना कि कंसाइनमेंट के क्रेडिट में पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लेकिन पीएनएल के डेबिट में नेट अमाउंट जाएगा। नेट अमाउंट मतलब आफ्टर एडजस्टिंग द स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ओके। यस, दिस इज व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ता नहीं है। एबनॉर्मल लॉस को मुझे पूरे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही वैल्यू करना पड़ता है, यानी जितने अमाउंट से मैंने उतने यूनिट्स को कंसाइनमेंट अकाउंट से डेबिट किया, उतने ही अमाउंट से मैं उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट से एक तरह से मैं उसे भगा दे रहा हूं उसके पूरे हिस्टोरिकल कॉस्ट के अमाउंट से, ठीक है।
दिस इज एबनॉर्मल लॉस। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, ये हुआ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, लॉस इन ट्रांजिट या लॉस इन गोडाउन। लॉस भी दो तरह के होते हैं, कभी कभी ट्रांजिट में दिया रहता है, कभी कभी गोडाउन में दिया रहता है। इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये चार्ट में आपको ये पूरा नजर आ रहा है। अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो उसका वैल्यूएशन क्या रेट पे होगा, परचेज कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ओनली कंसाइनर, ठीक है। लेकिन अगर गोडाउन में लॉस हुआ है तो फिर परचेज कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, बराबर। भैया आपको देखना होगा क्वेश्चन को पढ़ के कि लॉस किधर हुआ है। अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो कंसाइनी के खर्चे इंकर करने के पहले ही लॉस हो गया है। अगर पहले ही लॉस हो गया है तो कंसाइनी के खर्चे थोड़े ही ना पकड़ेंगे। तो वहां पर while valuation of the loss you will take only the purchase cost plus the consignors non recurring expense, ठीक है। लेकिन अगर कंसाइनी के पास पहुंच जाने के बाद लॉस हो रहा है, गोडाउन में लॉस हो रहा है, तो अब तो कंसाइनी भी खर्च कर चुका है ना। तो एज अ रिजल्ट यहां पे मुझे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग वाले एक्सपेंसेस कंसिडर करने होंगे। दोस्तों ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग से कंफ्यूजन बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। मैं कभी भी पसंद नहीं करता ये बात बोलना, लेकिन सिंस दिस इज अ लास्ट मिनट मैराथन चार्ट बना रहा हूं तो सब लोग कौन कौन देख रहे हैं पता नहीं। अब सब लोगों में से ज्यादातर जन तो वही पढ़ के आते हैं रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए मजबूरन मैं ये चीज बता रहा हूं। वरना मेरे बच्चों को तो मैं कभी रिकरिंग नॉन रिकरिंग यूज करने बोलता ही नहीं हूं। मैं उनको कहता हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट टर्म यूज करो, दैट इज बेटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वगैरह जोड़ के क्या कर रहे हैं। They are just calculating the historical cost, nothing else, है ना। गोडाउन में कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के पहले के सारे खर्चे यहां पे इंक्लूड किए जा रहे हैं, that's it, और कुछ भी नहीं, ठीक है। So that is why only non-recurring expenses of consignee is to be added, यानी गोडाउन में पहुंचने के पहले वाले खर्चे, ठीक है। यस, अब इन दोनों के लिए भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मल लॉस रहा तो और एबनॉर्मल लॉस रहा तो क्या होगा, चलो देखते हैं जल्दी से। ये आ गया मैं यहां, ठीक है। देखो भैया, अब हो यह रहा है, कंसाइनर भाई साहब ने कंसाइनी को भेजा, ठीक है। एंड अच्छा एक मिनट, ये तो इन्वेंट्री आ गया। हाँ ठीक है, लॉस का तो मैंने आपको बता दिया वैसे, ठीक है। आपको मैं अभी इन्वेंट्री के बारे में समझाता हूं। लॉस का तो हम लोगों ने अभी एग्जांपल भी देख ही लिया है, राइट। तो पहले हम लोग अभी आ जाते हैं इन्वेंट्री में, है ना। इन्वेंट्री स्टॉक के केस में क्या होगा, कंसाइनर की जगह से कंसाइनी की जगह पे अगर गुड्स भेजा गया और कंसाइनी के पास अभी तक वो पड़ा है, कंसाइनमेंट स्टॉक के फॉर्म में अगर पड़ा है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक के फॉर्म में पड़ा है तो क्या किया जाएगा, तो जर्नल एंट्री तो हम लोग देख चुके हैं। इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लॉस इन गोडाउन का कर रहे थे। मतलब सर यहां पर हम लोगों को परचेस कॉस्ट लेना पड़ेगा, उसका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनर के कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो वो लेने पड़ेंगे और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे। बेसिकली बात वही हो गया ना यार, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे और क्या, बराबर। तो वही चीज हो गया यहां पर भी। लेकिन अगर यहां पर लॉस भी रहा साथ में और वो नॉर्मल लॉस रहा तो कुछ तो भी गड़बड़ होता है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसी के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो यहां पे थोड़े वैरायटीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला एग्जांपल कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। कंसाइनर भाई साहब ने 10,000 यूनिट्स भेजे हैं 20 रुपीज के रेट वाले, यानी 2 लाख रुपए। फ्रेट चार्जेस इंकर किए 10,000 रुपए और इंश्योरेंस चार्जेस इंकर किए 15,000 रुपए, यानी टोटल 10,000 यूनिट्स इन्होंने भेजे हैं 2,25,000 रुपए खर्च करके, यानी एक यूनिट का कीमत कितना हो गया 22.5। दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द कंसाइनर, ठीक है। अब कंसाइनी के पास मान के चलो ऑल गुड्स रिसीव्ड, इनके पास सारे गुड्स पहुंच गए, ठीक है। तो ऑल गुड्स रिसीव्ड, अब इन्होंने लोडिंग इन अनलोडिंग चार्जेस इंकर किए, है ना, गोडाउन में ले जाने से पहले खर्च किए, तो ये नॉन रिकरिंग का हिस्सा हो गया, ठीक है। कितना खर्च किया, 10,000 यूनिट्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए खर्च कर दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद उनके दुकान में पहुंचने के बाद इनको और खर्चे लग रहे हैं। कौन सा लग रहा है, स्टाफ सैलरी लग रहा है और गोडाउन रेंट लग रहा है। तो ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये मेरे खर्चों में जरूर आएगा। व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट मैं इनको जरूर कंसीडर करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में ये डेबिट जरूर होगा, सब होगा। लेकिन भाई साहब ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ओके। तो भैया ये अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है तो मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लॉस वैल्यूएशन, ये सब में ये स्टाफ सैलरी, गोडाउन रेंट, ये सब कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ओके। अब मान लो कि इन्वेंट्री है 2,000 यूनिट्स, राइट। अगर हमारे पास इन्वेंट्री है 2,000 यूनिट्स,
ठीक है, तो इनका वैल्यू कितने में किया जाएगा? तो ध्यान से देखना, सबसे पहले 22.5 एग्जिस्टिंग रेंट प्लस 2.5 जो अभी कंसाइनी ने इंकर किए, यानी टोटल इन्वेंट्री कितने पे वैल्यू किया जाएगा? 25 के रेट पे वैल्यू किया जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये तो खैर मेरे ख्याल से कोई इसमें गलती नहीं करेगा, इजी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, लेकिन अगले केस में क्या हो रहा है? देखो, अगले केस में हो ये रहा है कि इसने 10,000 यूनिट्स भेजे, 20,000, ये सेम पूरा का पूरा सेम लिया मैंने यहां पे, और इसके पास ऑल गुड्स रिसीव्ड, पूरे के पूरे गुड्स इसके पास आए हैं, लेकिन 1000 यूनिट्स वर लॉस्ट इन गोडाउन। 1000 यूनिट्स वर लॉस्ट इन गोडाउन। ठीक है, और ये है एबनॉर्मल लॉस। 1000 यूनिट्स वर लॉस्ट इन गोडाउन एंड ये है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। यहां पे किस्सा आगे वैसा ही है। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस इन्होंने बेयर किए, बिल्कुल लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस इन्होंने बेयर किए हैं, और कितना लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस बेयर किया है? एट रेट 2.5, यानी 10,000 यूनिट्स एट रेट 2.5, कितना? 25,000। अब एट दिस स्टेज अगर 2000 यूनिट्स इन्वेंट्री में रह जाते हैं, 2000 यूनिट्स आर स्टिल इन इन्वेंट्री, तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? तो ये चीज को कैलकुलेशन करने के लिए आराम से जरा इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आराम से, पहले तो कंसाइनर ने 10,000 यूनिट्स भेजे थे 22.5 के 2,25,000, उसके अलावा कंसाइनर के सारे खर्चे इंक्लूड कर लिए। ध्यान देना, यहां पर मैंने परचेज कॉस्ट के अलावा कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इंक्लूड करके 22.5 लिखा है, बराबर। ये मत कहना कि सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो लिए ही नहीं। 22.5 इज इंक्लूडिंग दैट फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ओके, यस। अब कंसाइनी के अलग से 2.5 रुपए और लग गए, है ना, यानी 25,000, 10,000 यूनिट्स पे ही लगे 25,000 रुपए, यानी अब टोटल 2.5 लाख हो गए खर्च, बराबर। चलो ठीक है, यानी अब ये 10,000 यूनिट्स 25 रुपए के माने जाएंगे। इनका हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गया? 25 रुपीज पर यूनिट, 2.5 लाख रुपए ऑफ 10,000, यानी पर यूनिट ये कितना हो गया? 25। तो अब पहले कभी भी याद रखना, स्टॉक वैल्यूएशन के पहले लॉस एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो लॉस देखते हैं, 1000 यूनिट्स का लॉस हुआ है, बराबर। ये एबनॉर्मल लॉस है, तो मैं इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसे वैल्यू करूंगा, यानी पूरे 25 रुपए पे वैल्यू करूंगा, पूरे 25 रुपए पे वैल्यू करूंगा, तो 25,000 माइनस हो गए। तो अब कितना बचा? 2,25,000 ही बचा। तो 2,25,000 अगर रिमेनिंग 9,000 यूनिट्स का कॉस्ट है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट नहीं बढ़ता, यानी रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट भी उतना ही रहेगा, 25। इसीलिए यहां पर जब मैं इन्वेंट्री वैल्यू कर रहा हूं, मैं इन्वेंट्री को वैल्यू करूंगा एट रेट 25, 22.5 प्लस 2.5, यानी कितना? 50,000। ठीक है, यहां ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन किस्सा बदला। अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट केस। देखो, कंसाइनर ने कंसाइनी के पास गुड्स भेजे, सेम किस्सा, ठीक है, सेम किस्सा, लेकिन कंसाइनी के पास सारे गुड्स मिले, लेकिन इस बार 1000 यूनिट्स का जो लॉस हुआ ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, और मैंने स्क्रैप वैल्यू सेम लेके रखा हुआ है 9 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब क्या होगा सर? तो देखो भैया, यहां पर मेरे 2000 यूनिट्स अभी भी रखे हुए हैं, इन्वेंट्री में अभी भी 2000 यूनिट्स है, तो इसको वैल्यू कैसे करूंगा? देखो फर्क क्या पड़ेगा। देखो, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का फर्क है और कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखना, कंसाइनर के सेम खर्चे 10,000 यूनिट्स एट रेट 22.5, 2,25,000। कंसाइनी के खर्चे भी मैंने ऐड कर दिए एट रेट 2.5, यानी 25,000 रुपए। इसके पास सारे यूनिट्स मिले थे, ये बात याद रखना है आपको। सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है कि लॉस कहां हुआ है, लॉस गोडाउन में हुआ है, बराबर। यानी कंसाइनी के पास पूरे 10,000 यूनिट्स पहुंचे, बराबर। एज अ रिजल्ट कंसाइनी ने पूरे 10,000 यूनिट्स पे खर्चा इंकर किया। ठीक है, यस। तो 10,000 यूनिट्स पे 2.5 के हिसाब से 25,000 रुपए, यानी टोटल खर्चा हो गया 2.5 लाख रुपए। ये 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट है, यानी इनका हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया 25। लेकिन अब नॉर्मल लॉस हुआ है 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस को हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करते, उसके स्क्रैप वैल्यू पे करते हैं, राइट। तो इनका स्क्रैप वैल्यू है 9 रुपए, तो 9 रुपए के हिसाब से इनका वैल्यू क्या आ गया? 9,000। 9,000 माइनस करके अब वैल्यू कितना बचा? 2,41,000। तो मैंने अभी क्या कहा था? नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी लॉस होता है ये रिमेनिंग यूनिट्स को बेयर करना पड़ता है, यानी ये 2,45,000 का एक्सटेंडेड इंक्रीज्ड कॉस्ट अब 9,000 यूनिट्स को बेयर करना पड़ेगा, यानी इनका रेट हो जाएगा 26.77। ठीक है, अब इन्हीं 9,000 यूनिट्स में से 2,000 यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, तो इन 2,000 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा? एट रेट 26.77, यानी 53,555 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 556 कर दिया मैंने राउंड ऑफ करके। डन, जमाइए। ओके, अगर लेकिन सर गोडाउन में लॉस ना होते हुए ट्रांजिट में लॉस हुआ, तो चलो ये भी देखो। अब यहां पर बाकी किस्सा सेम, बाकी किस्सा एग्जैक्टली सेम ले रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन 1000 यूनिट्स का लॉस ट्रांजिट में हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना,
ये ट्रांजिट पे लॉस हुआ, यानी क्या कंसाइनी के पास अभी पूरे 10,000 यूनिट्स पहुंचे? नहीं, 1000 यूनिट्स तो ट्रांजिट पे लॉस हो गए थे, तो इसके पास कितने पहुंचे? सिर्फ 9000 यूनिट्स, बराबर। यस, तो भैया ये लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो इंकर कर रहे हैं इस बार 2.5 के रेट से ये 10,000 यूनिट्स पे बेयर नहीं इंकर नहीं कर रहे हैं, ये इंकर कर रहे हैं 9,000 यूनिट्स पे। तो 9,000 यूनिट्स पे 22,500 इतना इंकर किया, ठीक है। और उसके अलावा बाकी खर्चे एज इट इज ले रहा हूं। अब इन्वेंट्री बचा है 2,000 यूनिट्स। अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आराम से। सबसे पहली बात, 10,000 यूनिट्स एट रेट 22.5, 2,25,000 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं पहले लॉस एडजस्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में लॉस हुआ है भाई, है ना। कंसाइनी के खर्चे लगते उससे पहले ही लॉस हो गया है, तो ये लॉस 22.5 के रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये हमने अभी फिलहाल एबनॉर्मल लॉस लेके रखा हुआ है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से मैं एबनॉर्मल लॉस को क्या रेट पे वैल्यू कर रहा हूं? उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा हूं, यानी उसके 22.5 जो रेट अब तक लग चुका है उस रेट पे ही मैं उसे वैल्यू कर रहा हूं, यानी एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो जाएगा 22,500, ठीक है। तो बचे 9,000 यूनिट्स। 9,000 यूनिट्स का रेट कितना हो गया? 2,02,500। एबनॉर्मल लॉस है इसलिए उनका भी रेट वही होगा 22.5, ठीक है। अब मैं यहां जोड़ रहा हूं कंसाइनी के खर्चे। कंसाइनी के खर्चे कितना है? 2.5 के रेट से 9,000 यूनिट्स पे 22,500, यानी 2,25,000 इज द रेट ऑफ 9,000 यूनिट्स, यानी अब इनका रेट क्या हो गया? 25, ठीक है। तो मैं इन्वेंट्री को क्या रेट पे वैल्यू करूंगा? एट रेट 25। इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 50,000, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु इसी किस्से में अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस रहा तो क्या? देखो पूरा किस्सा सेम, बस मैंने इस लॉस को मान लिया है नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू सेम, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे वैल्यूएशन पे। तो पहले तो वही है 10,000 यूनिट्स एट रेट 22.5, 2,25,000, इसमें से 1000 यूनिट्स में माइनस कर रहा हूं, ठीक है, 9 रुपए के रेट से। ध्यान से देखना, ये नॉर्मल लॉस है, बराबर। दिस इज नॉर्मल लॉस, इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं माइनस कर रहा हूं। क्या माइनस कर रहा हूं? स्क्रैप वैल्यू माइनस कर रहा हूं। 9,000 माइनस किया, कितना बचा? 2,16,000। तो दोस्तों नॉर्मल लॉस की वजह से पहले ही रिमेनिंग यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा? 24, बराबर। तो 9,000 यूनिट्स 24 के हैं। अब कंसाइनी के पास तो पहुंचे ही 9,000 यूनिट से, तो उसने लोडिंग अनलोडिंग बेयर किया ओनली ऑन 9,000 यूनिट्स। तो ये 22,500 ऐड करके कितना हो गया? 2,38,500। तो 2,38,500 नाउ विल बी द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 9,000 यूनिट्स। इसी में से 2,000 यूनिट स्टॉक में बचे हैं, तो दिस विल बी वैल्यूड एट व्हाट रेट? एट रेट 26.5, ठीक है। तो 2,000 यूनिट्स क्या रेट पे वैल्यू किया? 26.5। जमा है बात सबको? आगे अब इसके अलावा अगर मैं आ जाऊं यहां पे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, कमीशन को देख लेते हैं, ठीक है। कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कमीशन में मैंने अभी बताया कि 3 तरह के कमीशन होते हैं, ऑर्डिनरी और डेलिक्रेटरी मैंने बता दिया था। अब मैं जल्दी से बता देता हूं आपको ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में। व्हाट इज ओवरराइडिंग कमीशन? ओवरराइडिंग कमीशन मतलब हमने बताया कि भाई 5 लाख रुपए में बेचना, ठीक है, 5 लाख रुपए में ना बेच दियो। अगर तूने 5 लाख में बेच दिया बल्ले बल्ले, ठीक है, लेकिन एक काम करना भाई, थोड़ा कोशिश करना 5 लाख के ऊपर बेचने की। गेटिंग मी? तो मैंने कंसाइनी को बोला है कि भाई साहब 5 लाख में तो तू बेच सकता है, लेकिन मुझे भी मालूम तू बेच देगा, लेकिन कोशिश करना थोड़ा ज्यादा दाम में बेचने की, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट किसको होगा? मुझे, उसको तो नहीं ना। तो उसको क्या लेना देना? तो एज अ रिजल्ट मुझे उसको बताना पड़ेगा, भाई साहब एक काम कर, तू अगर 5 लाख के ऊपर में बेच देना, 5 लाख तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, वो तो है ही है, लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर में तूने बेच दिया ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा तूने सेल किया उस सेल का 25% तेरा। दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। अगर उसने एक्स्ट्रा सेल किया तो भाई भले ही मुझे उसे 25% देने पड़े, लेकिन 75% तो हमारे जेब में आए ना, दैट इज माई एक्स्ट्रा इनकम, है ना। यानी नॉर्मल प्राइस से ऊपर के रेट पे बेचने के लिए आगे वाले को मोटिवेट करने के लिए मुझे देना होता है ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। यही यहां पे दिया हुआ है, जो इनवॉइस प्राइस हमने बताया है उससे ऊपर अगर ये बेचता है तो उस डिफरेंस पे एक फिक्स परसेंटेज दिया जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन। बाकी जर्नल एंट्री चाहे कोई भी कमीशन हो सेम, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या आ जाता है? गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, यानी इनवॉइस प्राइस, है ना। अगर हम लोग अबव कॉस्ट अगर गुड्स को इनवॉइस कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो बेसिक जो भी कॉस्ट होता है उसके ऊपर कुछ लोडिंग, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके हम उसे इनवॉइस प्राइस बताते हैं,
ठीक है, यानी बेसिकली मेरे को अगर मान के चलो 500 रुपए का खर्चा लगा, तो मेरे को तो 500 रुपए ही उसको बोलना चाहिए कि भाई साहब इसका कॉस्ट 500 है, लेकिन मैं उसको 500 ना बताते हुए मैं उसको 600 बोलूंगा, मैं उसको एक्स्ट्रा ऐड करके बता रहा हूं टू एंश्योर सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लोडिंग। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जब तक सेल नहीं होता तब तक ये लोडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको लेके थोड़े स्पेशल एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैंने गुड्स को भेजा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करूंगा एट इनवॉइस प्राइस यानी एक्सेस प्राइस पे, लेकिन मुझे मालूम है कि ये एक्सेस प्राइस में लोडिंग है जो कि अनरियलाइज्ड है, तो मुझे उस लोडिंग का इफेक्ट नलिफाई करना होगा बाय रिवर्सिंग द एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ठीक है, लोडिंग अमाउंट से। This is what we have to do, and at the end जब हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक बचता है, बाकी किसी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस मेथड से बाकी किसी खर्चे में किसी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। बस आखिर में हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि आखिर में जो कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री होती है वो भी इनवॉइस प्राइस पे करना होता है हमें, है ना। तो इनवॉइस प्राइस पे अगर कर रहे हैं तो उसमें भी लोडिंग एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो उसमें जो लोडिंग एलिमेंट इंक्लूडेड है उसे मुझे अलग से स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो मैं रिवर्स एंट्री पास कर रहा हूं, लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक को क्रेडिट ना करते हुए स्टॉक रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं बाय द अमाउंट ऑफ द लोडिंग इन्वॉल्व्ड इन द कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक एग्जांपल बता दो ना सर, तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंसाइनर ने कंसाइनी के पास गुड्स भेजे, अब जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। पूरा किस्सा बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक जगह पे चेंज है। क्या? देखो वहां पे 10,000 यूनिट्स एट 22 2 लाख प्लस लोडिंग 20,000, ठीक है। तो बात एक अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, फ्रेट में कोई लोडिंग नहीं रहता, इंश्योरेंस में कोई लोडिंग नहीं रहता, किसी खर्चे में कोई लोडिंग नहीं रहता। लोडिंग इज ओनली ऑन द बेसिक कॉस्ट, जो बेसिक कॉस्ट है उसके ऊपर मैं थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो मैंने यहां पे लोडिंग ऐड कर दिया 20,000 और मैंने बताया कि 2,45,000 के है। आगे का किस्सा बिल्कुल सेम, 10,000 यूनिट्स पे उसने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस इंकर किए। अब प्लीज हाँ, वो लोडिंग अलग है और ये लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अलग है, ठीक है। तो 25,000 रुपए स्टाफ सैलरी गोडाउन रेंट, पूरा किस्सा सेम। अब मैं कह रहा हूं कि इन्वेंट्री में 2,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, इसको क्या रेट पे वैल्यू करेंगे। चलिए देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सट्रैक्ट, पूरा नहीं बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 2 लाख। देखो सिर्फ मैं ये फ्रेट और इंश्योरेंस नहीं लिख रहा हूं, हाँ मैंने कौन सा लिखा है वो 2,20,000 जो सर्कल किया हुआ है सिर्फ वही लिखा मैंने, हाँ एक्सट्रैक्ट है, पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो जीएसओसी डेबिट होगा 2,20,000। अब ये मुझे मालूम है कि 2 लाख के ही सामान थे, 20,000 तो लोडिंग था, तो वही लोडिंग मैंने क्या किया, देखो क्रेडिट कर दिया जीएसओसी 20,000, ठीक है। अब इसी तरह से मेरे पास इन्वेंट्री में 2,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में 2,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, क्या रेट पे मानूंगा मैं इसे, 24.5 तो कंसाइनर का रेट था और 2.5 रुपए कंसाइनी के, दोनों मिला के कितना हो गया 27। तो मैं 2,000 यूनिट्स को मानूंगा एट रेट 27, वैल्यू हो गया 54,000। ध्यान से देखना, ये 24.5 में इनवॉइस प्राइस था, है ना। तो मैं इसे वैल्यू करूंगा एट रेट 27 यानी 54,000। ये 54,000 में लोडिंग इंक्लूडेड है, तो वो लोडिंग को मैं नलिफाई कर रहा हूं बाय डेबिटिंग इट। अब ये लोडिंग मुझे कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ लोडिंग का अमाउंट देखना है, बाकी कुछ नहीं। 20,000 रुपए लोडिंग का अमाउंट था, लेकिन दिस वाज ऑन 10,000 यूनिट्स, स्टॉक में 2,000 यूनिट्स है। तो भाई साहब अगर 10,000 यूनिट्स पे लोडिंग 20,000 है तो 2,000 यूनिट्स पे कितना, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ लोडिंग एंड दिस विल बी डेबिटेड टू योर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड विल बी नेम्ड एज स्टॉक रिजर्व। अगर कंसाइनमेंट स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में नजर आएगा तो स्टॉक रिजर्व भी लायबिलिटी साइड में नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ 4,000 रुपीस। डन, दैट वाज कंसाइनमेंट। क्विकली हम लोगों ने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, उम्मीद करता हूं कि दिस विल हेल्प यू। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में।